नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गीता गुप्ता। आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे लिखा है हरियाणा के सुप्रसिद्ध लेखक राघवेंद्र सैनी जी ने और कहानी का नाम है विधि का विधान। दोस्तों, जो भी दिल को छू जाने वाली खूबसूरत कहानियाँ हम और आप सुनते व पढ़ते हैं वो हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं से ही प्रेरित होती हैं। कुछ प्रश्न उठते हैं लेखकों के संवेदनशील हृदयों में और जन्म लेती है एक खूबसूरत कहानी। आज की हमारी कहानी के लेखक राघवेंद्र सैनी जी का कहना है कि मृत्यु निश्चित है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु तक का सफर निश्चित कर दिया जाता है। ईश्वर के बनाए इस जीपीएस को खुद ईश्वर भी बदल नहीं सकते। यही ध्रुव सत्य है और यही विधि का विधान भी है। ये कहानी उन सैनिकों को लेकर लिखी गई है जिनको कोई अच्छी लड़की अपना जीवन साथी बनाना पसंद नहीं करती और कारण है मौत का भय और फौजियों का अस्थिर जीवन। और यहीं से जन्म होता है कुछ प्रश्नों का। क्या है वे प्रश्न और क्या है उनके उत्तर? जानने के लिए आइए सुनते हैं लेखक राघवेंद्र सैनी जी द्वारा लिखित कहानी विधि का विधान। मैं जब अमृतसर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मौसम बहुत भीगा भीगा था। बारिश होकर हटी थी। सड़क पर जहां तहां गड्ढों में पानी भरा पड़ा था। उनसे बचते हुए मैं जीटी रोड पर आ गया। अंधेरा घिर आया था। प्रकाश सिनेमा पीछे छूट गया था। सामान तो था नहीं। मैं पैदल ही भंडारी पुल की ओर चल पड़ा। पुल चढ़ते समय मैं सोच रहा था, क्या सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले था? पुल से मैंने हॉल बाजार का रास्ता पकड़ा। पुल उतरते ही बाईं ओर फलों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। दुकानों के पीछे अमृतसर की सब्जी मंडी है। सुबह सुबह यहाँ बहुत भीड़ होती है। कंधे से कंधा बज रहा होता है। यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। मैंने आसमान की ओर देखा। बादल छितर गए थे। कहीं कहीं तारे भी दिखाई दे रहे थे। वहाँ से मैं हॉल गेट की ओर बढ़ा। हॉल बाजार में झांक कर देखा। वो रोशनी में नहाया हुआ था। इसकी रौनक रात को देखने लायक होती है। अमावस्या को ये बाजार रात भर चलता है। दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के दर्शन और सरोवर में स्नान करने के लिए संगत इसी रास्ते का प्रयोग करती है। हॉल गेट पर मामा भांजा की पीर बाबा की दरगाह है। उस पर भी खूब भीड़ थी। हर वीरवार और शुक्रवार लोग मन्नत मांगने आते हैं बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। आज वीरवार था। हॉल गेट के पास से एक सड़क चित्रा टॉकी को जाती है। मैं उसी सड़क पर आगे बढ़ जाता हूँ। जहाँ ये सड़क खत्म होती है वहीं हमारा स्कूल है। चित्रा टॉकी का अब कोई वजूद नहीं है। वो बंद हो चुकी है। अब वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं। कभी इस टॉकी में अच्छी अच्छी फिल्में लगा करती थी। अंतिम बार परमा के साथ मैंने कभी कभी फिल्म देखी थी। परमा कहाँ खो गई मैं जान नहीं पाया। मैं परमा की याद में खोना नहीं चाहता था, इसीलिए जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ा। स्कूल आया तो लगा स्कूल भी अब स्कूल नहीं रहा। जहाँ हमारी क्लासें लगा करती थी वहाँ स्टाफ पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था। स्कूल कहाँ चला गया? 10 वर्ष के अंतराल में काफ़ी परिवर्तन आ गया था, लेकिन रामबाग थाना वहीं था। रिसेस के समय कई बदमाशों को मार पड़ते देखा करते थे। उस समय ये हमारे लिए मनोरंजन हुआ करता था, लेकिन आज सोच बदल गई है। क्यों कोई बदमाश बनता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। मैं गोलहट्टी चौक की ओर बढ़ा। स्कूल पार करते ही बाईं ओर बहुत सी दुकानें बन गई थी। रामबाग की सब्जी मंडी अंदर को चली गई थी। एक दुकान के आगे से निकलते समय मैं ठिठका। गल्ले पर बैठा आदमी जाना पहचाना लगा। अरे, ये तो रमेश है। 10वीं में हम दोनों इकट्ठे पढ़ा करते थे। दुकान की जीने से चढ़कर मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ ग्राहक खड़े थे। वो उनको निपटा रहा था। निपटा कर हटा तो मेरी ओर आकर्षित हुआ। शायद कहता कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उसकी ओर प्रश्न उछाल दिया। पहचाना? उसने मुझे गौर से देखा। चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। समय का अंतराल भी बहुत था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतने वर्षों बाद मैं यहाँ आऊँगा।
जब हम पढ़ते थे तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी मूंछ आई भी नहीं थी। अब दाढ़ी और मूंछें दोनों हैं। मैं पहले से थोड़ा मोटा भी हो गया था, किसी के लिए भी पहचानना मुश्किल होता। मैं राजेश, 10वीं में हम दोनों सामने इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। ओ राजेश, तुम इतने सालों बाद, तकरीबन 10 साल बाद आया हूँ अपने इस शहर को देखने। और सुनाओ, कैसे हो, कहाँ हो, आजकल क्या कर रहे हो? उसने एक साथ कई प्रश्न दाग दिए। मैं फौज में हूँ, 10वीं करते ही फौज में चला गया था। तो फौजी हो, देश की रक्षा कर रहे हो, शादी वादी किया नहीं? अभी ऐसे ही हूँ, बिना शादी के। कैसे कहता, मेरी वर्दी ही मेरी शादी में बाधक थी। मैं अपनी माँ को बहू लाकर ना दे सका। मेरे बापूजी ने मुझे ये दुकान खोलकर दे दी थी, मज़े से गुजारा हो रहा है। शादी की? मैंने पूछा। हाँ, इसी साल की है। मैं आगे इस पर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए बात बदल दी। ये हमारा स्कूल कैसा है? ये स्कूल तो बंद हो चुका है, काफ़ी साल हुए। अच्छा, इस स्कूल के बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे? सुना है ये स्कूल कोतवाली के सरकारी स्कूल में मर्ज हो गया था। अब वो स्कूल माल मंडी में शिफ्ट हो गया है। वहाँ पार्किंग बन गई है। दरबार साहब जाने वाली संगत अपनी कारें वहीं पार्क करती है। सब कुछ बदल गया। उन्नति के लिए बदलाव अनिवार्य भी है। अब रामबाग को ही देख लें, पूरी मार्केट बन गई है। नहीं तो केवल यहाँ सब्जी मंडी हुआ करती थी। इतनी देर में चाय आ गई। रमेश ने चाय का ऑर्डर कब दिया जान नहीं पाया। दोनों चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। चाय पीकर मैंने रमेश से कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? अपने इस शहर को देखूंगा। मैं गोलहट्टी चौक की ओर बढ़ा। फिर कभी आना। रमेश की आवाज़ मेरे तेज कदमों तले दबती हुई मुश्किल से मेरे कानों तक पहुंची। गोलहट्टी चौक से एक सड़क सीधे कटरा जैमल सी होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज को जाती है, एक कोतवाली की ओर और एक हॉल गेट की ओर। मैं कोतवाली की ओर मुड़ गया। थोड़ी दूर चलने पर बाईं ओर पहले ग्रिंडले बैंक आता है, उसे मैं जल्दी से पार कर जाता हूँ। आगे चलकर दाईं ओर लाहौर किताब घर और सुंदर दास एंड सन्स की किताबों की दुकान है। इन दुकानों पर हर समय विद्यार्थियों की भीड़ लगी रहती है। अब भी बहुत से विद्यार्थी किताबों के लिए खड़े थे। हॉल बाजार में यही 2 दुकानें थीं जहां से हर प्रकार की किताबें मिलती थीं। साथ ही सरदार स्टूडियो है जहां हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर पोस्टर बने दिखते थे। अंधेरा होने के कारण शायद स्टूडियो बढ़ा दिया गया था। सरदार स्टूडियो से आगे पीएनबी बैंक से मैं भरावादा होटल की ओर बढ़ा। मैं छोटा था तब ये होटल माशियादा होटल हुआ करता था। बाबूजी जब घर से खाना लेकर नहीं आते थे तो यहीं से खाना मंगवाते थे। माशियादा होटल से भरावादा होटल कब बना पता ही नहीं चला। अब ये काफी विस्तार पा चुका है, बड़ा हो गया है। सारा खाना देसी घी से बनता है। दाल मखनी यहाँ की स्पेशल डिश है। परमा के साथ अक्सर मैं यहाँ आया करता था। परमा हमारे पड़ोस में रहती थी। वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी। हम उम्र थे। दोनों आकर्षित हुए, दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं जब भी फौज से छुट्टी में आता, दोनों खूब घूमते, पिक्चर देखते और भरावादे होटल आकर खाना खाते। परमा को भी यहाँ का खाना बहुत पसंद था। बातों बातों में मैंने उसे बताया था कि मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ। उन दिनों कश्मीर के हालात बहुत ख़राब थे। रोज़ जवान शहीद हो रहे थे। ये सिलसिला सालों से चल रहा था। मैंने महसूस किया परमा के चेहरे पर डर और घबराहट थी। मैंने पूछा था, क्या हुआ? उसने मेरी बात का उत्तर देने की बजाय प्रश्न किया था, आप अफसर हैं? नहीं, मैं सैनिक हूँ, सिपाही हूँ, लेकिन स्टोर में काम करता हूँ। सुनकर वो चुप हो गई थी। मैंने महसूस किया मेरा फौज में होना उसे पसंद नहीं आया था। उसका चेहरा भी यही बता रहा था। उसने कह भी दिया था, और सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये फौजी पसंद नहीं है। फौजी अपनी पत्नी को दूसरों के सहारे छोड़कर चले जाते हैं और खुद पता नहीं कब मर खप जाएं। सारी जिंदगी वो पीछे रोती रहती है। ये कहकर उसने मुझे बता दिया था कि ये दोस्ती जो प्यार में परिवर्तित हो रही थी समाप्त हो गई है। वो बीच में ही खाना छोड़कर चली गई थी। कच्ची उम्र का कच्चा प्यार कभी सिरे नहीं चढ़ता। वो तो हवा के झोंके की तरह सहलाकर विलीन हो जाता है। बाद में बहुत से रिश्ते आए और फौजी होने के कारण टूट गए। मेरे मन के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। ये सैनिक वर्दी जो हम पहनते हैं, ये हमारा मान है,
अभिमान है। जिन देशवासियों के लिए हम शहीद होते हैं वो हमें अपनाना ही नहीं चाहते। हमारे सैनिक जीवन को लेकर शंकित रहते हैं कि पता नहीं हम कब मर जाएं। हमारा जीवन अस्थिर है। आज कहीं होते हैं तो कल को कहीं और। यदि मैं अफसर होता तो ये प्यार बना रहता। मन के भीतर ये प्रश्न हमें सालते रहे। क्या अफसर शहीद नहीं होते? क्या उनका जीवन अस्थिर नहीं होता? क्या वे हमारी जैसी परिस्थितियों में नहीं जीते, बल्कि वे हमें हर हालत में लीड करते हैं। उनकी जान हमसे भी अधिक खतरे में रहती है। क्या मरना जीना उस मालिक के हाथ में नहीं है? आज जवान को कैसी कैसी सुविधाएं मिलती हैं। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, फिर भी देशवासी हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। सभी को कैप्टन मेजर चाहिए। जो अफसर नहीं है वे कहाँ जाए? मैं मन के इस दुख से कभी उभर नहीं पाया कि मैं अपनी माँ को एक बहू लाकर ना दे पाया। वो बहू के लिए तरसती रही। वो ये हसरत लिए ही इस दुनिया से चल बसी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। बहुत बाद में परमा ने मुझे पत्र लिखा था। हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, लेकिन दूर से। हम उन लोगों में से हैं जो केवल फूल चाहते हैं, कांटे नहीं। और फिर हम ही क्या, सभी ऐसा चाहते हैं। सैनिक जिनके भी जीवन में है उन अनचाहे कांटों की तरह है, जिनकी पीड़ा सहना उन लोगों की मजबूरी है। ये सत्य हम सैनिक कहाँ समझ पाते हैं कि देशवासी हमारे प्रति क्या सोचते हैं। हमारे समक्ष तो केवल देश होता है, केवल देश। भरावादी होटल को मैं जल्दी से पार कर गया, पर मैं आज इसे बड़े तीखे रूप से अनुभव करता हूँ कि हम फौजियों के प्रति बहुत सी भ्रांतियां हैं कि हम बेमौत मारे जाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं जिसका समय आता है उसी को मौत आती है। मुझे याद है 65 की लड़ाई चल रही थी। हमने बॉर्डर पार किया ही था कि एयर अटैक हुआ, जिसको जहां जगह मिली लेट गया। एक तरफ मैं पड़ा था, बीच में हमारा ड्राइवर और दूसरी तरफ दूसरा स्टोर कीपर। ऊपर से गन का ब्रस्ट आया और बीच में पड़े ड्राइवर के शरीर से गोलियां इस प्रकार निकल गई जैसे कपड़े की सिलाई की गई हो। उसने चू भी नहीं की, वो शहीद हो गया। हम लोगों पर खून और मिट्टी पड़ती है। उस रोज मुझे यकीन हो गया कि जन्म के साथ हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है, पर देशवासी ऐसे शहीदों को बेमौत मारा जाना कहते हैं। उनके परिवारों का वीराना और बिखराव देखा नहीं जाता। भरी जवानी में विधवा हो जाना कर्मों का खेल है। हम सब कर्म विधान के अंतर्गत ही जीवन यापन करते हैं। इस विधान को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं मल्लिका के बुद्ध के चौराहे की ओर बढ़ा। लोगों वाली देवी का मंदिर पीछे टूट गया था। मल्लिका का बुद्ध अब वहां नहीं था। वो कहीं किसी म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां इस चौराहे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक कर दिया गया था, पर फिर भी वो मल्लिका के बुद्ध के नाम से ही जाना जाता था। मैं नमक मंडी की ओर ना बढ़कर फव्वारे वाला चौक की ओर बढ़ा। फव्वारे वाला चौक पहुंचा तो चाट पापड़ी वाला, टिक्की वाला वहीं खड़ा मिला। ये अब भी यही है। वर्षों तक मेरा इससे संबंध रहा है। वर्षों तक अपने दोस्तों संग इसकी चाट पापड़ी खाई है, तब भी जब जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, उधार मिल जाता था। बाद में कभी मेरे दोस्त इसके पैसे चुका दिया करते थे। विश्वास बैठ गया था। उधार देने को इसने कभी मना नहीं किया था। माँ के समय की पुरानी नौकरानी, जिसे मैंने घर की सफाई और रख रखाव के लिए स्थायी रूप से रख लिया था, उसने सफाई तो कर दी होगी, पर खाना नहीं बनाया होगा। यहीं से कुछ खा लेता हूँ। मेरे पाँव स्वतः ही उसके ठेले की ओर बढ़ गए। अपनी ही रौ में उसने पूछा, कहिए बाबूजी, चाट पापड़ी या टिक्की? 20 रुपए की चाट पापड़ी, 20 रुपए की टिक्की। बोलो बाबूजी, क्या दूं? पहले ये प्लेट 5-5 रुपए की हुआ करती थी। महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। मैंने चाट पापड़ी की प्लेट के लिए कहा। उसने तुरंत हाजिर की। मैंने प्लेट लेकर उसकी ओर गौर से देखा। धुंधली रोशनी में भी मैंने महसूस किया कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। नज़र कमज़ोर होने के कारण चश्मा लग गया है और चेहरे पर प्रौढ़ता आ गई है। समय किसी को नहीं छोड़ता। पहले ये ठेला कंपनी बाग ठंडी खुई पर लगाया करता था। कमेटी वालों ने जब वहां से हटा दिया तो यहाँ लगाने लगा। मुझे पहचाना? मैंने पूछा। उसने मुझे गौर से देखा और उछल पड़ा, अरे राजेश बाबू, आप बड़े दिनों बाद दिखे। दाढ़ी मूंछ होने पर भी उसने मुझे पहचान लिया था। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं, वर्षों आपने और आपके दोस्तों ने मेरे यहाँ की चाट टिक्की खाई है। आप तो हमारे देश के रखवाले हो, रखवाले। चलो, कोई तो है जो हमें देश का रखवाला समझता है।
मैंने बहुत चाहा कि वो 4 पापड़ी के पैसे ले ले, पर उसके उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया। बाबूजी, हम सरहद पर जाकर सेवा नहीं कर सकते, यही हमारी सेवा समझ लें, बहुत छोटी सेवा है। मन कृतज्ञता से भर उठा। देशवासी हमारी सेवाओं को भूले नहीं हैं। फव्वारे वाला चौक की सड़क ऐतिहासिक जलियांवाला बाग के मुहाने पर जाकर खत्म होती है। मैंने मन से उनके शहीदों को नमन किया और दाहिने मुड़ गया। सामने स्वर्ण मंदिर यानी दरबार साहिब के दर्शन हुए। मेरा सर फिर झुका और मन से सत श्री अकाल कहकर चौक परागदास की ओर मुड़ गया। वहीं गली मंगल सिंह में हमारा पुश्तैनी घर है। घर पहुंचा तो अंदर की लाइट जल रही थी, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। मैंने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला और अंदर जाकर सो गया। सुबह कामवाली ने बेल बजाई तो मेरी आंख खुली। उसने मेरे लिए और अपने लिए चाय बनाई। मैं चाय की चुस्कियां लेने लगा। बाबूजी, पता है आपके पीछे क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने लापरवाही से उसकी ओर देखा। परमा थी ना पड़ोस में? हाँ, उसे क्या हुआ? उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका घरवाला मर गया। अच्छा, कैसे? मैंने पूछा। बस 2 दिन बुखार चढ़ा, तीसरे दिन उसकी लाश घर आई। मैं विधि के विधान को समझ नहीं पाया। जिस बह के लिए उसने मुझे छोड़ा था, उसी बह ने उसे क्रस लिया। मैं आज भी जिंदा हूँ और शायद वर्षों तक जिंदा रहूं। मृत्यु अवश्यम भावी है, परंतु इसके लिए समय और स्थान पहले से निश्चित है। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु लिखी जाती है। सब उस मालिक के हाथ है। परमा ये बात नहीं समझ सकी। परमा जैसी और भी बहुत हैं जो विधि के इस विधान को नहीं समझती। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले।
वही चुनकर खामोशी, यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी, कैसी है पहेली